नमस्कार दोस्तों, मेरा नीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अब तक की मुख्य खबर में पे आपसे बात करूंगा और मुख्य खबर में मैं बात करूंगा तेज रफ्तार पे। जो तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटना, आजकल के युवा खास करके काफ़ी रफ्तार में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अपना कैरियर में भी एक लंबी छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हैं। नो डाउट आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके नफ़ा नुकसान को नापते तौलते हुए एक बैलेंस वे में चले, क्योंकि बैलेंस ही आपको गिरने से बचाता है। अगर आप जिसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं तो फिर आप वो रफ्तार ना पकड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज बड़ौदा में एक गुजरात बड़ौदा एक एक्सीडेंट हुआ और उसका जो ये था कि उसमें दो ट्रक आपस में टकरा गया। एक बहुत बड़ी दुर्घटना है और जिसके वजह से दोनों ट्रक की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और 11 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जी कितना बड़ा नुकसान है ये। और ये एएनआई की खबर है। एएनआई की खबर को मैं बता रहा हूँ कि जो एएनआई ने ट्वीट किया है, बड़ौदा के बाधोडिया क्रॉसिंग हाईवे पे आज सुबह दो ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और काफ़ी 15 मैंने वो अपने जीवन और मौत से लड़ रहे हैं। स्टार्टिंग 9 का ही था, लेकिन वो बढ़ गया, 9 2 11 हो गया। 11 की मौत और 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो ये तेज रफ्तार का ही परिणाम है। तो और आगे मैं नेक्स्ट खबर में जाऊं तो आप आज 3 मोरेटोरियम पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पे हम नज़र रखेंगे और शाम में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस पे। और कांग्रेस को लेकर के जो एक है, कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। कांग्रेस जो हम लोग के देश में लगभग 70 सालों तक केंद्र में और राज्य में लगभग मिला जुला के देखा था तो 40 से 45 साल 50 साल तक का राज किया, काम किया। और उन्होंने एवरेज उसके बावजूद भी कांग्रेस की आज स्थिति हो गई है कि कुछ राज्यों में तो मजबूत है, जैसे कि मध्य प्रदेश गुजरात मजबूत थी लेकिन अभी कमज़ोर दिख रही है। और छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे वो भी मजबूत, इसलिए वहाँ सरकार में है। राजस्थान में सरकार में है, पंजाब में सरकार में है। लेकिन बाकी जगहों की स्थिति देखें तो 2 नंबर ने 3 नंबर और 4 नंबर की पार्टी हो गई है। और बिहार की जो कांग्रेस की हार हुई 70 सीट लेने के बाद, वो 18 से 19 सीट ही जीत पाई। और उस पर सवाल उठ रहा है, शिवानंद तिवारी जी उठाया कि 3 दिन समय निकाले राहुल गांधी जी और 3 दिन में 6 सभाएं की, 1 दिन में 2 सभाएं, तो 70 सीट तो ले ली, 70 सभाएं नहीं की। तो नो डाउट राहुल गांधी से 70 सभा के एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 या 30 तक तो सभा कर ही सकते थे। और सबसे बड़ी बात है बिहार में कि राहुल की सभा से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि कांग्रेस का कोई संगठन जो प्रखंड स्तर पे और पंचायत स्तर पे होता था, आज की डेट में नहीं है। और कांग्रेस बिहार में कनेक्ट नहीं कर पाई है अपने मतदाताओं के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यकर्ताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं लौट पाया है। अभी हम बात करें अपने ही, हमारा ये नूतन मार्ग जो चलता है माझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, तो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नाम मात्र के हैं। दुबे जी पिछली बार कांग्रेस से गठबंधन में विधायक हुए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और उन्होंने एक इम्प्रेस बनाई, लेकिन उन्होंने संगठन को मजबूत करने का कोई ये दिखा नहीं। और राहुल की बात, गांधी की भी कमजोरी यही रही है कि वो जो अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन संगठन को उन्होंने मजबूत नहीं किया। संगठन CWC को रिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया। CWC में आज भी वही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने के लोग पड़े हुए हैं और उनका फ्यूचर अपने और अपने परिवार के बच्चों तक ही सीमित है। जिस तरह की कांग्रेस
गांधी परिवार के तक सीमित है, तो उसी तरह हर राज्य की जो छत्रप है उनके परिवार तक ही सीमित है, उसी की राजनीति में ही चल रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप जो आपको मध्य प्रदेश में हुआ और राजस्थान में हुआ, वो उसके परिणाम स्वरूप थे कि मध्य प्रदेश को चलाना दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने प्रयास किया, तो वो नहीं चल पाया। सिंधिया को वहाँ साइडलाइन करने का प्रयास की गई, क्योंकि सिंधिया राहुल गांधी के काफ़ी करीबी थे। जो भी राहुल गांधी करीबी थे, वो जैसे ही राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हटे, तो वो टारगेटेड करके उनको वो तजब्बो नहीं दिया गया, जिसके कारण से असंतुष्टि बढ़ी। और वो राजस्थान में यही हुआ। सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे हुआ। आज भी वो हाशिए पे हैं। आप मध्य प्रदेश में तो हुआ सो देख ही रहे हैं। आप कहीं भी जाके, अशोक चौधरी जी थे, वो भी अब जेडीयू में आ गए और यहाँ से फिर अपना काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कोरोना पे। कोरोना एक नो डाउट आज एक वैश्विक महामारी है, और दिल्ली में अब तक 1 लाख से ऊपर के कोरोना के पेशेंट हो गए हैं। सेकंड स्थान पे केरल है, थर्ड स्थान पे ये महाराष्ट्र है, फोर्थ पे, चौथा स्थान पर पश्चिम बंगाल है, हरियाणा छठे और राजस्थान 7वें। देखिए, विगत 17 दिन में दिल्ली में 1 लाख से ऊपर मरीज बढ़े हैं, जबकि केरल, जो कि एक कहा जाता था कि मॉड्यूल, केरल ने कैसे काबू किया, लेकिन क्या आज वहाँ क्या स्थिति है, कैसे काबू किया? तो आज देश का दूसरा संक्रमण। उसके बाद महाराष्ट्र अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। विगत 17 दिन में अगर वहाँ पे 68,734 केस आए हैं। पश्चिम बंगाल, वहाँ कम केसेस थे, आज केसेस बढ़ रहे हैं। वो उनकी कुव्यवस्था ही दिखाएगी, जो 1 से लेकर 17 नवंबर तक की ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल आपको लगभग 60,000, 60,500, 60,500, 61,000 के आसपास से भी है। हरियाणा लगभग 35,500 17 दिन में। राजस्थान 31,433। तो बताइए ये क्या स्थिति है? ये बिल्कुल शर्मनाक। और कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, तो ये देखना है। बिहार जो है, हम ये करें कि एक दिन में जो बढ़ा है, अभी बिहार की स्थिति 513 का है विगत 1 दिन में, और 17 दिन में ऑन एवरेज 500 के लिए, तो देख लीजिए कितना निकल के आया है केसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना के बाद ब्रिटेन में भी संक्रमण का दौर, कोरोना के महामारी का जो है वो दौर जारी है। ब्रिटेन में एक दिन में 598 लोग, संक्रमित लोगों की मौत हो गई। समझिए, भारत में से भी ज़्यादा। इटली में 24 घंटे में 32,000 नए केसेस पाए गए हैं। एक छोटा सा कंट्री है। आप ब्रिटेन का आंकड़ा तो आप देख ही चुके हैं। इसी तरह से इटली की, अमेरिका का भी वही सिचुएशन है। अमेरिका में संक्रमित 11 लाख से ऊपर है। हाँ, वैक्सीन को लेकर के जो ये है खबर है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि वैक्सीन पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये उन्होंने धनबाद में एक CSIR सिम्फर का एक वर्चुअल मीटिंग था, उसमें इन्होंने बताया था और ये दी थी। उन्होंने ये भी बोला था कि आप समय का उपयोग करें, बातचीत करने का वक्त नहीं है, इस पर काम करने का है। और इसमें हाथ को नियमित रूप से धरना और दूरी, डिस्टेंस, जब बात भी कर रहे थे तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मास्क जरूरी है, जो मैं भी कल बोला था कि बगैर मास्क के हम नहीं रह सकते हैं। वैक्सीन पे काम तेज़ी से चल रहा है, और जो फाइजर है वो जो वैक्सीन बना रही है, वो अभी तक बोल रहे कि 96% सेफ बता रही है। लेकिन अभी तक थर्ड ट्रायल पूरा नहीं हो पाया, तो हम इस पर अभी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
लेकिन इस पे प्रोडक्शन का भी काम जारी है और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। संभावना है कि मार्च के फर्स्ट वीक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत के फर्स्ट वीक तक के लोगों को मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। एक दिलचस्प बात है, कल आज सुबह तड़के का न्यूज है, बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री से बात की है, तो और उन्होंने भारत को भरोसा दिया है कि भारत के साथ जो संबंध है उसको हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी एक, और चीन के मुद्दे पर अभी बाइडेन का जो टीम है बिल्कुल चुप है। बाइडेन लगभग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, लेकिन ट्रम्प है कि मानते नहीं हैं, और ट्रम्प अभी एक चुनाव आयुक्त थे, वो ट्रम्प के हाथ पे सवाल उन्होंने उठाया तो उनको बर्खास्त कर दिया। तो और चीन के साथ हमें नहीं लग रहा है कि रिश्ते में ज़्यादा ये सुधार होगा। और अगर 2018 का जो ट्रेड वार चला और फिर जो दोनों में टकराव शुरू हुई वो अभी तक जारी है और जारी रहने की संभावना है। और देखा जाए तो एक आंकड़ा है कि 360 करोड़ के आसपास का ट्रम्प प्रशासन ने टैरिफ चार्ज लगाया था चीनी प्रोडक्टों के ऊपर, और चीन पे काफ़ी दबाव है। और उन्होंने 2020 में प्रयास किया था कोरोना संक्रमण से पहले कि हम उसके साथ ट्रेड जो समझौता है उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन वो अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पाया और तब तक कोरोना की विस्फोटक महामारी आ गई, जिसकी वजह से ट्रम्प और भी लग गया चीन से, और डायरेक्ट वो चीन को टारगेट करके चीनी वायरस, उन्होंने ये बोला कि चीन से ही वायरस आई है। ये बहुत कम देश है जो खुलेआम बोली। दक्षिण चीन सागर की जो ये है, जो उस पर टकराव जारी है, ओबामा दौर से थोड़ा सा ये मिला था लेकिन उसको सफल नहीं हो पाए। ट्रम्प उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए और उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया है और आगे जारी रहेगा। बाइडेन भी उसको जारी ही रखने की संभावना है। ताइवान के साथ रिलेशन में जो है वो सुधार होगा, और अमेरिका खुलेआम ताइवान को अरबों डॉलर के सपोर्ट के और हथियार सप्लाई और फाइटर जेट देने की बात कर रहा है, और दिया भी है, दे भी रहा है। और इसकी वजह से चीन के अभी एक अमेरिकी एक्सपर्ट जो है वो चीन के प्रति बाइडेन के रुख ट्रम्प से भी ज़्यादा सख्त होने की दावा कर रहे हैं कि इसकी उनके चुपचाप रहने का मुख्य कारण है कि वो इंतजार कर रहे हैं, और चीन भी इस समय चुपचाप है, कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा। बाइडेन जो है अगस्त में एक रैली में कहा था कि ताइवान और ताइवान स्टेट के देशों को हम भरोसा दिलाते हैं कि अमेरिका उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। तो ये भी एक मैसेज है अमेरिका के लिए। हांगकांग और शीजियांग, ये दो ऐसे हैं, शीजियांग में उइगर मुसलमान रहते हैं, तो उसके उत्पीड़न, ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे अब बहुत तेज़ी से उठ रहा है। अभी विदेश विभाग उस पर काफ़ी ज़्यादा ये कर रही है, उस पर काम भी कर रही है कि करीब करीब 20 लाख है मुस्लिमों को, उइगर मुसलमानों को उसमें रखा गया है। जो भारतीय मुसलमान इस चीज़ को नहीं देखते, पाकिस्तानी मुसलमान के भी आईने वहाँ पर नहीं, वो मुसलमान के भक्त कहते हैं, लेकिन वो तो ये रहा अमेरिकी चुनाव से रिलेटेड कुछ खबरें। चीन एक बार फिर अपना ये किया है, एक दावा किया है कि चीनी सेना ने लद्दाख के माइक्रोवेव वेपन्स इस्तेमाल करेगा। एक प्रोफेसर का दावा है, लेकिन भारतीय जो सेना अधिकारी है उन्होंने उसको खारिज किया है, और माइक्रो इस्तेमाल की बोला कि उसने निर्धार की गलत इस टाइप की कोई खबर नहीं है, ये जस्ट एक क्या है। अब माइक्रोवेव हथियार क्या है इसके बारे में आपको से बात करूंगा, इसके विस्तृत में बात करूंगा एक पूरे तथ्य के साथ। और ओबामा जी के निशाने पे राहुल गांधी कंटिन्यूसली चल रहे हैं, उनके किताब की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने एक अपनी पुस्तक प्रोमिस्ड लैंड पर उन्होंने दूसरी बार एक हफ्ते के अंदर चर्चा की है,
इस किताब के एक हिस्से में सोनिया गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का जिक्र हुआ है। और ओबामा के मुताबिक ये सोनिया मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी के लिए भविष्य में कोई चुनौती खड़ा नहीं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, 100% है कि वो मनमोहन सिंह एक रबड़ स्टैम्प प्रधानमंत्री थे। जो ही फाइलें पहले सोनिया गांधी से होकर गुजरती थी, राहुल गांधी ने अगर अध्यादेश को फाड़ा तो उसका मुख्य कारण वो अपना दिखाया। ये साफ दिखाता है, हर भारतीय जानता है कि वो एक मनमोहन सिंह एक रबड़ स्टैम्प प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री नहीं थे। नो डाउट आर्थिक विकास पे काम में हुई, लेकिन जिस रफ्तार से होनी थी, जैसी होनी चाहिए थी, जो अभी मोदी कार्यकाल में हो रहा है उतने त्वरित गति से नहीं हो पाई। यूपीए के प्रथम कार्यकाल में जो भी इम्पैक्ट आया, जो वाजपेयी जी ने काम किया, उसी का प्रभाव दिखा है। लेकिन 2000 उसके बाद जब दूसरे टर्म में आए, 2010 के बाद के में आए, तो वो रफ्तार नहीं दिखी और भ्रष्टाचार पूरे जम के हुई है और वो खुल के दिखा है, जिसका प्रभाव है कि आते आते वहाँ पे बदलाव लोगों में आ गया, जनता में आक्रोश हुई और लोगों ने मोदी को अपना नेता माना और उसके आगे बढ़ाया। ये सारी बातें हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय वीर।